नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें देखकर देश का कोई भी व्यक्ति उन्हें गद्दारी बोलेगा। इनके द्वारा की गई मूर्खता या कहूँ गद्दारी से हमारे देश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं लोगों की मूर्खता या कहूँ गद्दारी पर डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि बात जब देश धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। दोस्तों, आपने रॉ का नाम तो सुना ही होगा। ये भारत की खुफिया एजेंसी है जो कि भारत के विरोधी देशों में काम करती है, उनकी संवेदनशील सूचनाओं को इकट्ठा करती है, या कहूँ भारत के खिलाफ जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी संवेदनशील सूचनाओं को इकट्ठा करके भारत को देती है, जिससे भविष्य में भारत को नुकसान ना हो। ऐसी ही खुफिया एजेंसियां कई देशों के पास हैं जो उनके लिए काम करती हैं, उनके लिए संवेदनशील सूचनाओं को इकट्ठा करती हैं। इनके काम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि सिंगल इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस आदि। दोस्तों, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें एसेट्स भी लगते हैं और एजेंट भी लगते हैं, जिसमें विदेशों में एजेंट बनाए जाते हैं, वो वहां पर वर्क करते हैं और फिर वहां की खुफिया जानकारी उस देश को देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसी तरह से काम कर रही थी। हमारे एजेंट विदेशों में काम कर रहे थे, वहां पर वर्क करने के बाद वहां की संवेदनशील सूचनाएं हमारे देश को दे रहे थे। लेकिन आपको क्या यकीन होगा, हमारे देश में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने हमारे देश के एजेंटों की गुप्त जानकारियां उन्हीं देशों को दे दी जहां पर वो वर्क करके वहां की संवेदनशील सूचनाएं हमारे देश को दे रहे थे। जरा सोचकर देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ऐसी मूर्खता कर सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस के एजेंट जिस देश में काम कर रहे हो, जिस देश की गुप्त जानकारियां हमारे देश को दे रहे हो, उनकी गुप्त जानकारी उन्हीं देशों को दे दें। लेकिन हमारे देश में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो एजेंट हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं, उनकी गुप्त जानकारी उन्हीं देशों को देकर इन लोगों ने उनकी मौत का इंतजाम कर दिया। लेकिन ये लोग क्यों सोचते? क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ छुपा हुआ था, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तथा पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने पाकिस्तान तथा ईरान को भारतीय एजेंटों के नाम, पते समेत पूरी जानकारी दे दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सभी के सभी मारे गए। इसके आगे प्रदीप कहते हैं कि भारत ने सबसे बड़ी गलती 2009 में की, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मिस्र के शर्म एल शेख में खुद ही कबूल किया कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गड़बड़ियां कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को एक और मुद्दा मिल गया। देखो देखो, तुम लोग बोलते हो हम तुम्हारे कश्मीर में गड़बड़ी करते हैं, लेकिन तुम लोग यही सब हमारे बलूचिस्तान में कर रहे हो। तो आप लोग खुद सोचो, भारत ने किस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का विरोध किया होगा और किस मुंह से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध किया होगा। आप लोग जानकर हैरान होंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने हमारे एजेंटों की डिटेल कागज पर पते सहित लिख कर दी थी, और हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, जब ये ईरान में राजदूत थे, तब इन्होंने हमारे एजेंटों की डिटेल ईरान को दी, जिससे सारे के सारे मारे गए। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मूर्खता की थी या वास्तव में ये लोग देश के गद्दार थे। तो 70 के दशक में पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी भनक कैसे भी करके भारत को लग जाती है। दरअसल इस्लामाबाद के पास कोहूटा में पाकिस्तान के वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब वो वैज्ञानिक जिस हेयर सैलून पर अपनी हेयर कटिंग कराने जाते थे, वहाँ पर भारत की खुफिया एजेंसी का एक एजेंट भी था। उसने किसी भी तरह से उन वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल को चुराकर भारत भेज दिया। भारत की फॉरेंसिक लैब में जब उन बालों की जाँच हुई तो पता चला कि उन बालों में रेडियो एक्टिव रेडिएशन पाया जाता है। अब क्या होता है, भारत की खुफिया एजेंसी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इससे भारत को पता चल गया था कि कोहूटा में पाकिस्तान के वैज्ञानिक जिस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, उनका न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि पूरी दुनिया से छुपा हुआ है। भारत ने उनके न्यूक्लियर प्लांट तथा परमाणु योजना की जानकारी के लिए अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। इसी बीच 1977 में भारत के एक एजेंट के हाथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट का ब्लूप्रिंट भी लग जाता है। फिर क्या था, भारत में उसी टाइम पर इमरजेंसी लग गई और इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से बाहर हो जाती हैं और मोरारजी देसाई की हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है। अब जो हमारा एक एजेंट था जिसके हाथ ब्लूप्रिंट लगा था, उसने ब्लूप्रिंट के बदले $10,000 की मांग की, लेकिन मोरारजी देसाई ने उस एजेंट को $10,000 देने की बजाय उस टाइम पाकिस्तान के सैन्य शासक जियाउल हक को फोन करके बता दिया, तुम हमसे छुपा रहे हो, तुम कोहूटा में परमाणु बम बना रहे हो। अब क्या था, हक के कान खड़े हो जाते हैं। उसने तुरंत ही ISI को एक्टिव किया और भारत के सारे एजेंट्स को पहचान कर मारने को ऑर्डर दे दिया। फिर क्या था, हमारे सारे के सारे एजेंट मारे गए और भारत के हाथ उनके परमाणु कार्यक्रम का, उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था, उसका ब्लूप्रिंट भी नहीं लग पाया और हमारी बहुत ज्यादा हानि हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब आप कुछ सोचकर देखो, इसको मूर्खता बोलोगे या गद्दारी बोलोगे? हमारा जो एजेंट वहां पर काम कर रहा था, वो हमें ब्लूप्रिंट दे रहा था, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपने एजेंट्स की जानकारी अपने दुश्मनों को ही दे दे? लेकिन इन लोगों ने ऐसा ही किया। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि
भाई भारत का एजेंट था तो भारत से पैसे क्यों मांग रहा था। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, भारत की खुफिया एजेंसी विदेशों में काम करती है, वहाँ पर भारत के एजेंट भी काम करते हैं और भारत से पैसे लेकर वहाँ पर एजेंट भी बनाए जाते हैं। तो जो पाकिस्तान का एजेंट था जो पैसे मांग रहा था वो पाकिस्तान का ही था और पाकिस्तान की जानकारी भारत को पैसे के बदले में देता था। वो भारत से पैसों की डिमांड करता था, भारत की खुफिया एजेंसी उनको पैसे देती थी, फिर इसके बाद में वहाँ की जानकारी भारत को दे देता था। तो इस वजह से उसने वहाँ पर $10,000 मांगे। अब ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इसकी पुष्टि पाकिस्तान के ग्रुप कैप्टन ने भी की है। 2018 में पाकिस्तान के ग्रुप कैप्टन एसएम हॉली ने एक डिफेंस मैगजीन में छपे अपने लेख में सब कुछ बताया है कि किस तरह से भारत के लोगों ने अपने ही एजेंट्स की जानकारी उनको दी थी और फिर उन लोगों ने हमारे एजेंट्स को मार डाला था। हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। मोरारजी देसाई रॉ से चिढ़ते थे, वो ऐसा मानते थे कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पर रॉ ने भारत के नेताओं पर भी नजर रखी थी। यही वजह थी कि 1977 में जब ये चुनाव जीतकर आए तो इन्होंने रॉ के बजट में 30% कटौती कर डाली एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने तो भारत की खुफिया एजेंसी की स्पेशल विंग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करती थी उसको ही भंग कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमारी रॉ एजेंसी का कोई भी एजेंट पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा था, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान किस प्रकार के षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच रहा है। और यही हुआ जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ा, वहाँ की पूरी तैयारियां कर ली तो 4 बाहों के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिली भारत की उस टाइम पर स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि भारत का पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ वहाँ पर भारत के पास कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। अब जब भारत ने बदले में अटैक किया, पाकिस्तान वहाँ पर पूरी तैयारी किए हुए था, तो भारत के जितने ज्यादा सैनिक वहाँ पर मारे गए उसके लिए जिम्मेदार हमारी रॉ एजेंसी थोड़ी थी, क्योंकि रॉ एजेंसी की चीजों को तो इन लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया। तो इनको मूर्ख कहोगे या गद्दार, क्योंकि इनकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए, उनकी प्राणों की आहुतियां गई, उनके परिवारों को प्रॉब्लम उठानी पड़ी। और आप खुद सोच सकते हो जब सेना में किसी सैनिक को तैयार किया जाता है तो उस पर कितना खर्च किया जाता है। अब अगर एक सैनिक इन लोगों की वजह से मरा तो उस खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? यही लोग तो हुए। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि पत्रकार प्रदीप सिंह के अलावा रॉ के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं पर हामिद अंसारी ने हमारे देश की खुफिया एजेंसी को नुकसान पहुंचाया था। और मैं आपको बता दूं, रॉ के जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के दौरान दावा किया कि हामिद अंसारी जब तेहरान में भारत के राजदूत थे तब उन्होंने हमारी खुफिया एजेंसी की बहुत सारी जानकारी ईरान की खुफिया एजेंसी सावक को दे दी थी और सावक खुफिया एजेंसी ने हमारे कई अधिकारियों को वहां से किडनैप भी कर लिया था, जिससे हमारी खुफिया एजेंसी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमारी जो रिसर्च थी, हमारी जो वहां पर जांच थी, उसको भी नुकसान उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन हमारे देश को मिलती वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई। इन सारी चीजों के बारे में रॉ के पूर्व अधिकारियों ने मोदी जी को एक चिट्ठी के माध्यम से बताया। तत्कालीन अधिकारियों में से एक एन.के. सूद ने संडे गार्डियन से बातचीत के दौरान बताया कि हामिद अंसारी रॉ के सारे ठिकानों को ईरान में बंद करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सिफारिश भी की। मई 1991 में हमारे एक अधिकारी संदीप कपूर को तेहरान हवाई अड्डे से ईरान की खुफिया एजेंसी सावक ने किडनैप कर लिया। जब हमारे विदेश मंत्रालय ने हामिद अंसारी से रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने संदीप की खोजबीन करना तो दूर हमारे विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी कि वो वहाँ से गुम हो गए, वहाँ पर उनकी स्थिति संदिग्ध थी। मतलब हामिद अंसारी से हमें सपोर्ट की उम्मीद थी कि भाई हमारे अधिकारी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट करना तो दूर है, तो संदिग्ध बता रहे, ये तो बता रहे वो बंदा गुम हो गया। अब आप खुद सोच सकते हो हमारे रॉ के अधिकारियों की, रॉ के एजेंटों की वहाँ पर स्थिति क्या रही होगी। वहाँ की खुफिया एजेंसी सावक ने उनको किस तरह से मारा होगा। जिनसे हमें उम्मीद थी, जो हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, जो हमारे देश से राजदूत चुनकर गए, वो ईरान के लिए काम कर रहे, या मैं कहूँ हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। ऐसी एक घटना अगस्त 1991 में घटित हुई जब कश्मीर के कुछ युवा ईरान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने जाते थे। रॉ के नए स्टेशन चीफ को जब वहाँ के पुराने अधिकारियों ने बताया कि भाई इस ऑपरेशन के बारे में अंसारी को मत बताना, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अंसारी को बता दिया। अंसारी ने उस नए स्टेशन चीफ का नाम वहाँ पर ईरान की खुफिया एजेंसी को दे दिया, वहाँ के विदेश मंत्रालय को दे दिया। फिर क्या था, ईरान की खुफिया एजेंसी ने डीबी माथुर नाम के उस अधिकारी को अरेस्ट कर लिया। हामिद अंसारी ने उस अधिकारी की भी कोई मदद नहीं की। इसके बाद में क्या होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी को उनके बारे में पता चलता है तो वो प्रधानमंत्री को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब डीबी माथुर को ईरान की खुफिया एजेंसी के चुंगल से छुटाया जाता है। तो ये सारी चीजें थी जिनको आपने शायद ही सुना होगा कि किस तरह से बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके, जो कि राजदूत रहे थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी या कहूँ मूर्खता करी और हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। अब इन लोगों ने गद्दारी किया, मूर्खता, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद है,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे इन लोगों के बारे में और भी लोगों को पता चल सके और वो पहचान सकें कि देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग कैसे होते हैं। तो भाइयों, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।